हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आपको लूसेंट का नया पार्ट लेकर आ रहे हैं जनरल साइंस का। आपको अभी तक बहुत सारे वीडियोस हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जनरल साइंस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी दे चुके हैं। वो सारे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है हमें कि हिंदी में ही मैक्सिमम रिवाइज़ कराया जाए लूसेंट का, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो हिंदी में हम आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, हिंदी में ही हम आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं, कुछ जो भी शाखाएँ होती हैं उसके बारे में सब कुछ आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आज फिर से आपको जैसे जीवधारियों का वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट चीज़ ये है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया था, जंतु एंड वनस्पति समूह। ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वो अरस्तु ने किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं जब भी हम पढ़ाई करें लूसेंट की, तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके ही पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था, तो वो अरस्तु ने किया था। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। सेकंड है आपका, लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में महत्वपूर्ण जीवधारियों को दो जगत मीन्स किंगडम्स, एक हो गया आपका पादप जगत, दूसरा जंतु जगत में विभाजित किया था। जैसे कि अरस्तु ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जंतु समूह एंड वनस्पति समूह, उसी तरह इन्होंने किंगडम में डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि दो जगत में विभाजित करने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं, तो वो आपके लीनियस हैं, कार्लोस लीनियस इनका पूरा नाम है। तो ये टर्म भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि इनके बुक का नाम जो है वो सिस्टेमा नेचर है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कार्लोस लीनियस को कहा जाता है। इस चीज़ को भी अंडरलाइन कर लीजिए या ऐसे टिक कर सकते हैं, आप इसको याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अगला है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, और ये विटकर ने किया था। यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको। 5 जगत वर्गीकरण विटकर के द्वारा किया गया था, और उन्होंने बांटा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एंड जंतु में। सबसे पहले मोनेरा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सिंपली याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक जीव हैं, वो आते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें। अगला है प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं प्रोटिस्टा में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यूग्लिना, इसी जगत का है, जो सूर्य के प्रकाश में स्पोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ भी आते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको कि प्रोटोजोआ भी इसमें आते हैं। और यूग्लिना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट जब रहता है तो उस समय ये फोटोसिंथेसिस करता है, जब लाइट नहीं होता है तो उस समय ये परजीवी की तरह रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको टिक मार्क करके याद रख सकते हैं। अगला है पादप, इस जगत में प्राय वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधे, ये इसमें याद रखने वाला है। शैवाल और मॉस बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है पादप में। पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे, पादप में तो सारे पौधे ही आते हैं। अगला है आपका कवक,
फंजाई, इसमें यूकैरियोटिक पर पोषित पर जीवधारी मतलब परजीवी आते हैं इसमें बेसिकली, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। और इसमें याद रखने वाला बात होता है, इसका कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का बना होता है। तो यहाँ पे कवक में इम्पॉर्टेंट है याद रखना, अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है कि कवक का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो वो काइटिन का बना होता है। अगला है जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समयोजी मतलब होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं, इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। और इसमें ये सारे एग्जाम्पल जो है वो याद रखने वाली है, हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितारा मछली, सरीसृप, ये सब जितने भी जीव होते हैं सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका जीवों के नामकरण की पद्धति। तो ये भी कार्लोस लीनियस के द्वारा दिया गया था और ये याद रखिएगा, और इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कार्लोस लीनियस ने इनको वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, और जीवों के नामकरण की पद्धति भी इन्होंने ही लाई थी। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलाकर बनता है। ये याद रखना है आपको कि लैटिन भाषा में होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। सबसे पहला जो होता है शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है, मतलब पहला जेनेटिक नेम होता है और दूसरा स्पीसीज का नेम होता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था या उस जाति को सबसे पहले नाम दिया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है, क्योंकि होमो वंश का नाम है, और लिन वास्तव में दिया जाता है लीनियस के लिए, या कार्लोस लीनियस जो है उन्होंने ही होमो सैपियंस नेम दिया था, और इसीलिए ये लिन टर्म जो है वो मतलब बाद में होमो सैपियंस के बाद दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो होमो सेपियंस लिन। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ याद रखना, जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं, मेढक को राना टिग्रिना कहते हैं, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस, गाय जो है वो बॉस इंडिकस होता है, मक्खी हाउस फ्लाई जो है वो मुस्का डोमेस्टिका उसका नाम है। और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, मुझे अलग अलग सारे याद हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट सब है, पाइसम सटाइवम मटर को कहा जाता है, चना को साइसर ओरिएंटम कहा जाता है, मस्टर्ड जो है वो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है। तो इसमें जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको मैं बता दूँ, अभी तक ये गाय का और कुत्ते का नाम नहीं पूछे हुआ है, मनुष्य का पूछे हुआ है, मेढक का पूछे हुआ है, धान का पूछे हुआ है, ओरिजा सटाइवा, आम का है मैंगीफेरा इंडिका, हाउस मक्खी का पूछे हुआ है मुस्का डोमेस्टिका, गेहूं का पूछे हुआ है टाइटिकम एस्टिवम, एंड मटर का पूछे हुआ है पाइसम सटाइवम। ये अभी तक पूछे हुए हैं, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो ये आपका एक सीरीज़ ख़त्म होता है, और ये सुन के और पढ़ेंगे आप तो भी याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का तो वहाँ से भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला है कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन प्रभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, मतलब प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, और ये हेक्सले ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर सकते हैं। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है। कोशिका द्रव्य, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, तथा न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% जो भाग होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और 80% भाग इसका पानी होता है या जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81.19 का होता है।
ये सारी चीज़ें आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है। ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं बेसिकली वो 4 बेसिक एलिमेंट से मिल के बने होते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कहते हैं। अगला है कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आप BBI भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। एक्चुअली ये सिडेन और स्वान होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बात इस प्रकार है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका निर्माण का जिस क्रिया से होता है उसे अभिकर्ता या क्रिएटर होता है। ये चीज़ें आप नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि ये नहीं पूछी जाती हैं। ऊपर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ये 2 लाइन आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसको आप छोड़ के चल सकते हैं। कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बनता है। प्रोकैरियोटिक में ये चीज़ है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, केवल DNA का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण या घेरे नहीं रहता है। केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती हैं। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में रहता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ खास अभी तक इस पॉइंट से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुपष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिनमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इससे अलावा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो केंद्रिका होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपका ये चीज़ विशेषता अंगक, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। जैसे कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का होता है, क्योंकि आगे चल के आपको बताएंगे जंतु कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मतलब कोशिका भित्ति उसमें नहीं होती है, और प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, इसलिए ये दिया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्लांट सेल मतलब कि पादप कोशिका जो होती है उसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम्स 80S इसमें होते हैं और इसमें 70S के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। गोल्जी कम्प्लेक्स जो होती है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है।
लाइसोसोम्स भी सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। डीएनए इसमें दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है और इनमें 2 सूत्र के रूप में प्रेजेंट होता है। कसाभिका जो है वो केवल एक तंतु होता है और इसमें 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका इस यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल भी यूकैरियोटिक में रहता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि लिंग ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लांट सेल जो होता है उसमें, और थाइलेक्वाइड में होता है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जितने भी। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। अब है कोशिका के मुख्य भाग। सबसे पहला कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और सेलुलोज का बना होता है। अगला है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले या अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। अगला है तारककाय, सेंट्रोजोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि तारककाय जो है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय के अंदर 1 या 2 कण जैसा रचना होता है, इसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपली याद रखना है कि यह जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसकी खोज बोबेरी ने की थी। अगला है अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिसमें राइबोसोम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम होता है, जो विभिन्न झिल्लियों से जिनका निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने पादप कोशिका में तथा जी पैलिडी ने जंतु कोशिका में देखा था। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने और जंतु कोशिका में पैलिडी ने, एक्चुअली ये जॉर्ज पैलिडी है, जी पैलिडी नहीं, जॉर्ज पैलिडी है। यहाँ ये मिसप्रिंट है इसका। जॉर्ज पैलिडी ने जंतु कोशिका में राइबोसोम्स को देखा था और रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम्स होता है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है तथा प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, मतलब प्रोटीन का उत्पादन जो है वो राइबोसोम्स में ही होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है आपको, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम्स को कहा जाता है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट, जो भी नोट कहीं भी दिया हुआ रहे वो इम्पोर्टेंट होता है। स्तनी के लाल रुधिकरण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रुधिकरण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा।
माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। बेंदा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने और नाम दिया था बेंडा ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर राइबोसोम्स जो होता है वो 80S होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S होता है और 70S प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का होता है और इसीलिए इसको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। नीचे ये नोट में दिया हुआ भी है, डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है अलग से, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है आपका गोल्जी बॉडी। इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह ट्यूब्यूल्स टाइप का होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। बेसिकली यहाँ पे पैकिंग ही होता है। कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम्स का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये लाइसोसोम्स का निर्माण करता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और गोल्जी बॉडीज का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था और इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी इसका काम होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और इस तरह से याद करते हुए चलिएगा। जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम्स का निर्माण करता है, साथ ही जो प्रोटीन्स बने होते हैं उसको ये ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। अगला है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की खोज डी डुबे ने की थी। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। जितने भी साइंटिस्ट का नाम दिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्तनधारियों के लाल कणिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है, ये टर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लाइसोसोम्स में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मतलब सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और अगर वो एंजाइम्स सेल से मतलब लाइसोसोम्स के बाहर आ जाएं तो वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और इसीलिए उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसके बाद है आपका प्लास्टिड्स। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाने का काम करता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो नोट दिया हुआ है वो पत्तियों में रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक कहा जाता है, अवनी लवक भी इसे कहते हैं और ये रंगहीन होता है। ये पौधे के भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है, सूर्य प्रकाश से वंचित है, उनमें संग्रह करने वाला लवक होता है। भोजन पदार्थों को बेसिकली स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक होते हैं जो
लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। तो इन सब टर्म्स को आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चीज़ को पढ़ के याद करके, और यहाँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उससे वहाँ क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स वगैरह डेली दिए जाते हैं, आप उसे देखते रहिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी अमित सिंह आर्या के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी वीडियो, मतलब आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लाइक्स होते हैं हमें पता चलते हैं कि हमारा काम कैसा चल रहा है, आप कितना पसंद कर रहे हो। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर लें, जितने भी बटन्स हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।